भाई ये तो युद्ध है, एक ऐसी मानसिकता जो बाबा साहब का संविधान खत्म करना चाहती है। विपक्ष कमजोर है आपके हिसाब से? कमजोर नहीं है ही नहीं, विपक्ष है कहाँ। अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग अपनी पिटीशन लगाएंगे चुनाव की, या चुनाव के खिलाफ याचिका लगाएंगे कि चुनाव निरस्त किया जाए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और या तो मुझे घोषित किया जीता हुआ या दोबारा चुनाव कराया जाए। लेकिन दोबारा चुनाव कराए जाने के चांसेस ज्यादा हैं। वोटों की गिनती में चोरी होती है, हेराफेरी होती है। इजराइल को फादरलैंड बोलने वाला प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति को क्या आपको लगता है देश की जनता लाइक करेगी? दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है शिव। बंगाल चुनाव के नतीजे जब से आए हैं तब से उसके बाद से ही बंगाल में हिंसा जारी है। आलम यह था कि कोलकाता में भीड़ खुद बुलडोजर लेके जाती है और टीएमसी का कार्यालय तोड़ देती है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और जो विधानसभा है उसे राज्यपाल ने भंग कर दिया है और सीएम के नाम का ऐलान भी हो गया है। तो अब सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी? यहां तक कि इंटरनेशनल कोर्ट तक की जाने की बात हो रही है। सर कैसे देख रहे हैं पूरे घटनाक्रम को जो बंगाल में हो रहा है? देखिए, ममता बनर्जी साहिबा और जो असेंबली बंगाल में थी उसकी शायद अवधि जो है 7 तारीख तक थी, जो समाप्त हो चुकी है। तो अगर वो भंग भी ना की जाए तो ऑटोमेटिकली भंग हो जाएगी, क्योंकि उसकी अवधि ही 7 तारीख को समाप्त हो चुकी थी। तो उसको भंग करने की भी मेरे ख्याल से तो कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी के तहत कर दी गई। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी साहिबा को जो लोग सुप्रीम कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात समझा रहे हैं या सलाह दे रहे हैं, वो सब आरएसएस के मेंबर्स हैं या उनके द्वारा उनके कार्यकर्ता हैं। क्योंकि ममता बनर्जी साहिबा एक बड़ी नेता हैं, जुझारू नेता हैं, अक्लमंद नेता हैं, तो उनसे गलत काम करवाएंगे जब तो उनकी छवि खराब होगी। सुप्रीम कोर्ट तो आखिरी उम्मीद है ना सर? सुप्रीम कोर्ट में जितने भी लोग अब तक गए हैं सब 100% सारे केस हार के आए हैं। जितने बड़े बड़े वकील गए हैं वो सब हार के आए हैं। ये वाले केसेस एसआईआर का हो कोई भी हो, आज तक एक भी केस जीते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट स्वयं बोलते हैं, और ये सही बात भी है, कि पहले सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए, पहले निचली अदालतों में जाना चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। ये तो एक बात है। दूसरे, ये सारे वकील जो बड़े बड़े हैं बिना तैयारी के केस हारने के लिए ही जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। कि मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं। तो ये आधी अधूरी तैयारी भी नहीं करते, वैसे जाके गलत गलत बातें करके उल्टी बातें करके केस हारने के लिए ही बहस की जाती है, और उसका फिर लाभ, क्योंकि ये आरएसएस के ही वर्कर के तौर पे काम करते हैं, तो उसका लाभ सीधा सीधा आरएसएस को होता है। जिस हिसाब से ममता बनर्जी जी अड़ी हुई हैं, लगता है कि उनके पास वो बहुत सारी कमियां बता रही हैं, तो उन्हें क्यों भरोसा है? क्या ऐसा कुछ प्रावधान है जिससे ये चुनाव रद्द हो जाएगा, या वो किस हिसाब से? वो प्रावधान है, लेकिन वो ये सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी तो अपना नुकसान करेंगी, और जो कुछ लोग जो उस पर काम करके कुछ चुनाव को रद्द करा सकते हैं उनका भी नुकसान करेंगी। लेकिन यही तो बड़े बड़े वकील जो आरएसएस के समर्थक हैं, जो छद्म रूप से तो मतलब स्लीपर सेल्स ही हैं, वो भी आरएसएस के एक तरह से दिखने के लिए तो वो लगते हैं कि वो आरएसएस विरोधी हैं, लेकिन अंदर से वो उनके साथ हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट ले जाके इस मामले को एक तरीके से पूरी तरह से कब्र में दफना देना चाहते हैं। तरीका है, और वो तरीका एक ही है कि अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं जो हार गए हैं, विपक्ष के कैंडिडेट्स, उनको अपनी अपनी पिटीशंस डालनी पड़ेंगी। लेकिन मेरी उन्हें सलाह ये है कि इन बड़े बड़े वकीलों के थ्रू ना डालें, क्योंकि ये लोग तो उनको हरवाने के लिए काम करेंगे। ये वकील जो अच्छे वकील हैं, लोकल भी मिल जाएंगे और भी जगह मिल जाएंगे, उनसे डलवाएं, अच्छी पिटीशन डलवाएं, और एक बड़ा जन आंदोलन ममता बनर्जी साहिबा को लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि वो बहादुर भी हैं, उनके पास शक्ति भी है और कार्यकर्ता भी हैं, और वो समझदार भी हैं। वो एजिटेशन सिर्फ एक काम के लिए होना चाहिए, और वो ये है कि ये जो न्यायालय हैं उनको कानून में ये प्रावधान है कि ये इलेक्शन की जो पिटीशंस हैं, जो इलेक्शन की जो याचिकाएं दर्ज होंगी, वो 6 महीने के अंदर अंदर उनका निस्तारण होना चाहिए, यानी कि उनके ऊपर फैसला हो जाना चाहिए। तो आंदोलन इस बात का होना चाहिए कि इन सारे केसेस को 6 महीने के अंदर अंदर निस्तारित किया जाए। इतना आंदोलन, और उसके बाद अच्छी तरीके से तैयारी करके ईवीएम को मुख्य बिंदु बना के चुनाव की पिटीशंस अगर डलेंगी तो ये चुनाव रद्द होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। दूसरी बात कही जा रही इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की, तो इंटरनेशनल कोर्ट क्या कर सकता है? ये तो भारत का अंदरूनी मामला है। कुछ नहीं कर सकता, उनको गुमराह कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, जो उनको ये सलाह दे रहे हैं वो आरएसएस के लोग हैं। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आरएसएस ने हर पॉलिटिकल पार्टी में अपने स्लीपर सेल्स छोड़ रखे हैं। वो वकीलों की शक्ल में भी आते हैं और दूसरी शक्लों में भी आते हैं, लेकिन वो हैं सब स्लीपर सेल्स ही। तो ये स्लीपर सेल्स ने ही तो बेड़ा गर्क कर रखा है सारी
ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का, जो ईवीएम के मुद्दे से दूर रखा हुआ है। वो स्लीपर सेल्स का एक ही काम है बस, जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन की में हैं, कि सब नेताओं को ईवीएम के मुद्दे से दूर रखो। बाकी कोई भी मुद्दा आप कहो, मोदी जी को बुरा भला कहो, अमित शाह जी को कहो, मोहन भागवत जी को कहो, आरएसएस को कहो, बीजेपी को कहो, ईवीएम की बात मत करो, बाकी कोई भी बात करो। ये ही एक जो अभिषेक बनर्जी की तरफ से कहा गया कि जो मशीनें हैं उनका सीरियल नंबर जो है वो चेंज मिले हैं, तो इस तरह की बातें की जा रही हैं। ये बात तो अब कर रहे हैं ना, वो चुनाव से पहले जो हम लोकसभा के चुनाव से पहले हम बोल रहे थे, हरियाणा के चुनाव के टाइम हमने बताया, सब टाइम महाराष्ट्र के, बिहार के, दिल्ली के, ये तो हम पहले से ही बता रहे थे ना। तो पहले कहाँ ये लोग चले गए थे? हमारे पास तो सारी टेक्निक है इन्हें रोकने की, बेईमानी को, जो हमने इस बार भी लिख के दी। कुछ जो हमारे, जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, ऐसे लोगों ने मुझसे मांगी थी कि मुझे लगा शायद ये लोग मांग रहे होंगे उनसे, तो मैंने बहुत जल्दी में ही बना के पूरी डिटेल में तरीका लिख के दिया था कैसे। ये 5 दिन पहले की बात है इलेक्शन से जस्ट, कि कैसे कम से कम जो ईवीएम की जो नुकसान है उसको कम कैसे किया जा सके, इसके जहर को कम कैसे किया जाए। लेकिन शायद वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसलिए इलेक्शन हारा गया। इलेक्शन सिर्फ ईवीएम से हार रहे हैं, वरना सारी बेईमानियां, सारी जो धांधलियां आरएसएस और बीजेपी चुनाव आयोग के माध्यम से भी कर रही है, चुनाव आयोग नहीं, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के माध्यम से, वो कम पड़ जाएंगी बीजेपी और आरएसएस को चुनाव जिताने में। सरकारें नहीं बना पाएंगे वो, अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। बीजेपी के लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि 2 राज्य बीजेपी हारी भी है, उसकी भी चर्चा हो जानी चाहिए। वो हारे कैसे करे भाई, सब ये ताकि ये जो एक तरीके से लॉजिक या रीजन दे सकें। अब केरला में अभी अगर ये चुनाव जीत जाते बीजेपी वाले, तो पूरे देश में हाहाकार नहीं हो जाता, जनता खुद ही सड़क पे आ जाती। पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति थी ना कुछ साल पहले तक। धीरे धीरे करके वहाँ माहौल बनाया और उसके बाद कब्जा। इजराइल को फादरलैंड बोलने वाला प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति को क्या आपको लगता है देश की जनता लाइक करेगी? मुझे ऐसा लगता है कि कोई बुरे से बुरा भी भारतीय होगा ना, तो वो कभी भी मरते मर जाएगा, किसी और देश को अपना फादरलैंड नहीं बोलेगा, मदरलैंड नहीं बोलेगा। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोलेगा तो उससे एक आम भारतीय जो है नफरत करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो मोदी जी से लोग इस बात की वजह से भी नफरत करते हैं। तो वोट तो कोई दे नहीं रहा है, वोटों की गिनती में चोरी होती है, हेराफेरी होती है। आप कह रहे हैं कि जैसे कि अब सीएम है, सीएम ममता बनर्जी हैं, उनके टीएमसी है, वो लगातार धांधली की बात कर रही है और तमाम तरह के सबूत दिखा रही हैं और बातें कर रही हैं कि इस तरीके की धांधली हुई है। आप रोक रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ना जाएं, तो फिर कहाँ जाएं? फिर क्या? मैंने बताया ना, पिटीशन अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग अपनी पिटीशन लगाएंगे चुनाव की, या चुनाव के खिलाफ याचिका लगाएंगे कि चुनाव निरस्त किया जाए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और या तो मुझे घोषित किया जीता हुआ या दोबारा चुनाव कराया जाए। लेकिन दोबारा चुनाव कराए जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये सब लोगों को ये करना चाहिए। ये संभव है दोबारा चुनाव कराना? मैं तो आपको बिल्कुल आसान नहीं, मुश्किल है, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ। लेकिन आरएसएस और बीजेपी को हराना आसान काम समझ के ही तो लोग हार रहे हैं उनसे। आसान नहीं है काम, मुश्किल काम है, करना पड़ेगा। सिर्फ कुछ दिन के लिए कुछ आंदोलन छोटा मोटा करके या बड़ा भी आंदोलन कुछ दिन करके लिए नहीं होगा। ये निरंतरता का कार्य है, लगातार करना पड़ेगा, पूरी ताकत से करना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं की हिफाजत के लिए आना पड़ेगा, पूरा प्लान बना के करना पड़ेगा, सीधी डायरेक्शन में लक्ष्य बना के करना पड़ेगा, प्लानिंग से। हवा में नहीं होगा ये काम। और विपक्ष पूरी तरीके से विफल है, पूरी तरीके से विफल है आरएसएस और बीजेपी को रोकने में। जनता विपक्ष से भी नाराज है अब बहुत ज़्यादा, और ये नाराज़गी जनता की बढ़ती जा रही है क्योंकि देश में हाहाकार मचा हुआ है। मोदी जी, अमित शाह जी और आरएसएस बीजेपी, तो जनता एकदम उनको छोड़ चुकी है कि ये तो देश लूट के अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों। विपक्ष आ तो रहा है साथ, ममता बनर्जी के साथ मिलने, ममता बनर्जी से मिलने अखिलेश यादव पहुंचे। वो बोले मल्टी लेयर माफिया गिरी हुई है बंगाल में। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हर छठा जो सांसद है वो वोट चोरी से, धांधली से बना है। तो है। ये नेता कर क्या रहे हैं? रिजल्ट तो नहीं दे पा रहे ना, ये रोक तो नहीं पा रहे ना मोदी जी और अमित शाह जी को और आरएसएस बीजेपी को देश लूटने से, वोट लूटने से, देश लूटने से, पूरा देश लूटने से रोक तो नहीं पा रहे ना। और इनका काम क्या है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने विपक्ष का क्या ड्यूटी लगाई है कि आप सत्ता पक्ष को नकेल डाल के रखोगे। अगर आप नकेल डालने में नाकाम हो तो आप बेकार हो, और ये लोग सब नाकाम हैं। और फिर ये मेहनत भी नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। भाई ये तो युद्ध है, एक
ऐसी मानसिकता जो बाबा साहब का संविधान खत्म करना चाहती है। विपक्ष कमजोर है आपके हिसाब से? कमजोर नहीं है ही नहीं, विपक्ष है कहाँ, बताओ आप मुझे। अगर वो अपने स्लीपर सेल्स को ही नहीं हटा पा रहे, एक जो सीधी सी बात है जो चुनाव के बाद हर पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति जो हारने के बाद कहता है ईवीएम में धांधली है, पहले हमारी बात सुनेंगे नहीं, पहले आंदोलन करेंगे नहीं, ईवीएम को हटाने के लिए आंदोलन नहीं करेंगे, हर चुनाव हार के ईवीएम में गड़बड़ी है। उससे पहले एसआईआर पे ज्यादा हो रही है चर्चा की, जहां एसआईआर करते हैं वहां बीजेपी को वोट शिफ्ट हो जाता है। यही साजिश है। एसआईआर से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान नहीं आ रहे, वहां तो एसआईआर नहीं हुई थी ना। दिल्ली में एसआईआर के बगैर नहीं हुआ, महाराष्ट्र में एसआईआर हुई थी, हरियाणा में एसआईआर हुई थी। वहां बहाना क्या लिया, ये सब स्लीपर सेल्स है ना आरएसएस के जो पॉलिटिकल पार्टीज को बेवकूफ बना रहे हैं। वहां बता रहे हैं कि जी वोटर लिस्ट में धांधली कर दी। असली मुद्दे से भटकाना है बस। एक आखिरी सवाल, विपक्ष को क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए इस चुनाव के बाद? विपक्ष को ये समझना चाहिए, सीख तो क्या जाएंगे वो, कि जनता उनसे अभी नाराज है और दिन ब दिन ज्यादा नाराज होती जा रही है कि वो अपनी ड्यूटी निभाने में पूरी तरीके से असफल हैं या मिले हुए हैं। अब तो ये तक बातें शुरू हो गई हैं कि ये विपक्ष के लोग ही मिले हुए हैं, ये विरोध ही नहीं कर रहे हैं जो इनको विरोध करना चाहिए। जनता पूरी ताकत से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव के रिजल्ट आ जाते हैं ताकत है इनकी, यही ताकत है इनकी, जो ताकत दिखा रहे हैं। ये ईवीएम के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते चुनाव से पहले, गलत है ना ये। तो जनता इन सब से ज्यादा नाराज हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनके पास अभी भी समय है, सब लोग मिलके ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करें, ईवीएम हटाएं, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे, फिर जनता अपने आप संभाल लेगी। कोई जरूरत नहीं है इनको कैंपेनिंग करने की भी, जनता अपने आप बीजेपी और आरएसएस को हरा देगी। जनता उनसे नफरत करती है। तो बीजेपी पश्चिम बंगाल में वो सीएम पद की ताजपोशी करने वाली है, और सीएम ममता बनर्जी जो पूर्व सीएम हो गई हैं अब, वो जो है इस रिजल्ट को मानने को तैयार नहीं है। अब बंगाल चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, और ये जो पूरी बातचीत है इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।